प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के इतिहास विषय का जो प्रथम सेमेस्टर है और जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है NEP 2020 के अंतर्गत जो इतिहास विषय का BA प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है उस पर मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। हमारे कई विद्यार्थियों की ये शिकायत रही है कि जो पाठ्यक्रम NEP 2020 के अंतर्गत तैयार किया गया है वह अंग्रेजी में है। यद्यपि मैंने अपने इतिहास विषय के प्रथम सेमेस्टर का जो इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, इस प्रश्न पत्र को आरंभ करने से पहले मैंने संपूर्ण जो प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको हिंदी में लिखवाया है। परंतु क्या होता है कि जब कक्षाएं आरंभ होती हैं तो शुरू में विद्यार्थी कम आते हैं। तो जब मैंने ये अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम अंग्रेजी में था उसका जब हिंदी अनुवाद कक्षा में लिखवाया तो बहुत से विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे और उनका ये कहना है कि सर आप इसको जो है हिंदी में अनुवाद करके भेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ये YouTube चैनल कोरोना काल से लगातार चल रहा है। यद्यपि बीच में मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। इसका कारण यह भी है कि मैं पूरे विभाग में एकल अध्यापक हूँ और एकल अध्यापक होने के कारण BA और MA की कक्षाएं लेनी पड़ती हैं और जिस कारण सिलेबस ज़्यादा हो जाता है। फिर भी मैं बीच में प्रयास करता रहता हूँ कि मैं विद्यार्थियों के लिए उनकी सुविधा अनुसार, उनकी आवश्यकता अनुसार वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो आज जो मैं ये NEP 2020 के संदर्भ में जो हमारा नया पाठ्यक्रम श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है इतिहास विषय का, और उस इतिहास विषय के प्रथम सेमेस्टर के BA प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, इस पर आज प्रकाश डालूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो NEP है और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने जो NEP पाठ्यक्रम लागू किया है, तो प्रथम सेमेस्टर में सभी विद्यार्थियों के लिए जो मैं आवश्यक समझता हूँ और जो स्ट्रक्चर विश्वविद्यालय ने जारी किया है कि प्रथम सेमेस्टर में क्या होंगे, 3 DSC जो डिसिप्लिनरी जो कोर सब्जेक्ट हैं वो 3 होंगे, अर्थात चाहे वो BA, BSc, BCom कोई भी स्ट्रीम हो, प्रत्येक संकाय के प्रथम सेमेस्टर में 3 DSC पेपर होंगे या 3 DSC कोर सब्जेक्ट होंगे और प्रत्येक जो DSC जो ये डिसिप्लिनरी कोर्स जो डिसिप्लिन कोर्स सब्जेक्ट होगा वो 4 क्रेडिट का होगा। तो इस तरह 4 या 12 क्रेडिट के हमारे ये DSC हो गए। उसके बाद क्या है कि एक प्रश्न पत्र जो है प्रत्येक संकाय से एक जी जो जेनरिक इलेक्टिव जो पेपर है जी का एक को चूज करना पड़ेगा, ये भी 4 क्रेडिट का होगा। तो 12 4 16 हो गए। और एक होगा AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये 2 क्रेडिट का होगा। एक होगा स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स SEC, ये भी 2 क्रेडिट का होगा। और एक होगा वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी 2 क्रेडिट का होगा। तो टोटल ये मिला करके हो गए 22 क्रेडिट। तो इस तरह प्रथम सेमेस्टर में आपको 22 क्रेडिट का कोर्स पाठ्यक्रम पूरा करना है। तो अब मैं अपने उस पर आता हूँ, अपने पाठ्यक्रम पे, जो मैं इतिहास विषय का जो प्रथम सेमेस्टर का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका जो पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय ने जारी किया है, तो भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो पाठ्यक्रम को संपूर्ण पाठ्यक्रम को 5 भागों में बांटा गया है और हम ये कह सकते हैं 5 यूनिट्स में या 5 इकाइयों में इस पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है, जिसमें पहली इकाई है इतिहास का परिचय और प्रागैतिहासिक संस्कृति। कि इतिहास का परिचय क्या है, कि इतिहास क्या है, इतिहास को हम किस रूप में जानते हैं, किस रूप में इसको समझते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो ये प्रथम यूनिट में हम ये अध्ययन करेंगे इतिहास के
परिचय को समझेंगे, इतिहास को समझेंगे, और जो प्राग ऐतिहासिक संस्कृति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे। तो इसमें जो दो बिंदु हैं तो अ बिंदु के अंतर्गत हम इसको क्या करेंगे, इतिहास का अर्थ। इतिहास का अर्थ क्या, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, स्कोप, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इतिहास। इतिहास का अर्थ, उसका क्षेत्र और ऐतिहासिक स्रोत और एवं उसका महत्व। ये हम ए जो पॉइंट है या अ जो बिंदु है उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। और जो ब बिंदु है उसके अंतर्गत हम पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति रही है उसका परिचयात्मक अध्ययन हम करेंगे। जो दूसरी इकाई है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, कि किस तरह हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, किस तरह हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद जो वैदिक काल आया, तो इसका अध्ययन हम द्वितीय इकाई के अंतर्गत करेंगे। इस इकाई के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ तक था, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसके पतन के कारण क्या रहे हैं, किस तरह हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, किन कारणों से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है, ये तो हम पढ़ेंगे अ बिंदु के अंतर्गत। और ब बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक, अर्थात ऋग्वैदिक को हम वैदिक काल भी कहते हैं और ऋग्वैदिक काल के बाद के काल को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो इस बिंदु के अंतर्गत हम ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक अर्थात ऋग्वेद तथा उसके बाद के काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीति थी, जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो आर्थिक स्थिति रही और जो धार्मिक स्थिति रही, इन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जो तृतीय इकाई है, उस तृतीय इकाई के अंतर्गत हम जो क्षेत्रीय राज्य हैं, जैसे जो महाजनपद थे, जो किस तरह जो जन से जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, और बाद में वो किस तरह वो बड़े जो राज्य हुए, काशी, कौशल, जो ये मगध, जो ये राज्य थे, तो ये जो ये क्षेत्रीय राज्य थे इनका उदय कैसे हुआ, और फिर मगध का उत्कर्ष, मगध बाद में जो एक साम्राज्य बना वो किस प्रकार बना, और जो उस समय भारत में नए धर्म स्थापित हुए जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन धर्मों का उदय कैसे हुआ और इनके उदय के कारण क्या थे। तो ये तीनों जो मुख्य बातें हैं, क्षेत्रीय राज्य मनी अर्थात महाजनपद, मगध का उत्कर्ष और नए धर्मों का उदय, तो हम तृतीय इकाई के अंतर्गत इनका अध्ययन करेंगे। इस तृतीय इकाई में हम अ बिंदु के अंतर्गत क्षेत्रीय राज्य जो महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर किस तरह उन क्षेत्रीय राज्यों से मगध का उत्कर्ष हुआ, अर्थात मगध एक महाजनपद से किस तरह एक साम्राज्य बना। ब बिंदु के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि महाजनपदों के उत्थान की स्थिति क्या थी, कि किस तरह महाजनपदों का उत्थान हुआ, और बाद में जो 4 बड़े महाजनपद बचे और फिर उन चारों में से बाद में क्या हुआ, मगध एक साम्राज्य बना। तो ये महाजनपदों की जो स्थिति थी इसको हम राजनीतिक स्थिति भी कह सकते हैं, या उनकी जो अन्य जो स्थितियाँ थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे, और ये भी जानेंगे कि किस तरह मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध की सफलता के कारण क्या थे। स बिंदु के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के पीछे के कारण क्या थे, इन धर्मों के सिद्धांत क्या थे, उनके उत्थान के बाद की जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्या थी, और जो इन धर्मों की जो सफलता थी, इन धर्मों की सफलता के कारण क्या थे। और किस तरह इन धर्मों का विस्तार हुआ, ये धर्म किस तरह इनका प्रचार प्रसार हुआ, और इनका योगदान हमारे देश या हमारे समाज के संदर्भ में क्या रहा, और किस तरह इन धर्मों का क्या हुआ, पतन ये हुआ कि बाद में ये धर्म क्या हुए थे, धीरे धीरे ये धर्म क्या हुए एक प्रकार से, या हम पतन को छोड़ देंगे कि ये कहेंगे इन धर्मों का विस्तार कैसे हुआ, इनका योगदान क्या था, इन धर्मों के सिद्धांत क्या थे, इनका अध्ययन हम इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। अब अगली इकाई आती है, जो अगली यूनिट है चतुर्थ इकाई। उस चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम क्या करेंगे, मौर्य साम्राज्य का अध्ययन करेंगे, कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और इसमें एक ही बिंदु है अ बिंदु, कि मौर्य साम्राज्य का उत्थान अर्थात उसकी स्थापना कैसे हुई, कैसे वो राइज करता गया, कैसे उसका साम्राज्य विस्तार हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसे था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रशासनिक स्थिति कैसी थी, और अशोका धम जो पाली भाषा का शब्द है, तो अशोका जो धर्म था वो
क्या अशोक धर्म की नीति क्या थी, अशोक धर्म के संदर्भ में अशोक की नीतियाँ क्या थी, अशोका धर्म क्या था, या अशोका जो धम, जो हम पाली भाषा का ये शब्द धम को, जो धर्म को हम धम पढ़ते हैं, तो अशोक के धर्म के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे, या अशोक के धर्म का हम विस्तृत अध्ययन इस बिंदु के अंतर्गत करेंगे। और इस प्रश्न पत्र की अंतिम इकाई है पंचम इकाई, और पंचम इकाई के अंतर्गत हम क्या करेंगे, मौर्योत्तर काल एवं संगम युग, इसका अध्ययन करेंगे। मौर्योत्तर का अर्थ हुआ मौर्यों के बाद का, मौर्योत्तर काल का अर्थ क्या हुआ, मौर्यों के पश्चात जो कालखंड आया उसको हम कहते हैं मौर्योत्तर काल। एवं संगम युग, संगम युग भारतीय इतिहास में इसको कहते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास में एक प्राचीन काल में क्या हुआ कि जो तमिल साहित्य था, उन तमिल साहित्य को जो संकलित किया गया, तो तमिल साहित्य को संकलित करने के लिए तमिल कवियों के क्या हुए, संगम अर्थात सम्मिलन हुए। तो दक्षिण भारत में जैसे मदुरई में या अन्य जो स्थान थे उनमें क्या हुआ, जो तमिल कवि थे उन्होंने 3 बड़े संगम किए, 3 बड़े सम्मेलन किए, और उन सम्मेलनों को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। उन कवियों, जो तमिल कवि थे, उन तमिल कवियों के सम्मेलन को हम क्या कहते हैं, संगम। और जो ये 3 संगम हुए, तो उन 3 संगमों में तमिल साहित्य या तमिल जो काव्य था, तमिल जो साहित्य था, उसकी क्या किया, उसको संकलित किया गया। और बाद में हम देखते हैं कि जो ये 3 संगम हुए, इन 3 संगमों में काफ़ी बड़े पैमाने पर तमिल साहित्य का संकलन किया गया। और हम क्या करते हैं, बाद में हम जब तमिल क्षेत्र के इतिहास को, या हम कहीं दक्षिण भारत के इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो हमें उस इतिहास की जानकारी बड़े पैमाने पर किससे होती है, इस संगम साहित्य से। जैसे हमें वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, ऐसे ही हमें संगम युग की जानकारी किससे होती है, संगम साहित्य से, और इसीलिए इसको संगम युग कहते हैं। अब जो ये पंचम इकाई है मौर्योत्तर काल एवं संगम युग, इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, और बिंदु के अंतर्गत शुंग एवं सातवाहन वंश, उनका अध्ययन करेंगे कि किस तरह शुंग वंश की स्थापना हुई, किस तरह सातवाहन वंश की स्थापना हुई, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत कुषाण वंश का भी इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया था, मौर्योत्तर काल स्पेशल डिफरेंस टू शुंगाज, सातवाहनाज एंड कुषाणाज, अर्थात हम शुंग, सातवाहन एवं कुषाण वंश के बारे में इनका अध्ययन करेंगे, इन वंशों के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इनकी राजनीतिक स्थिति, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी सामाजिक स्थिति, इनकी संस्कृति और इनके प्रशासन का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे, मैंने जैसे बोला कि इनकी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति एवं संस्कृति और प्रशासन, आर्थिक स्थिति और संस्कृति एवं प्रशासन, तो इसका अध्ययन हम अबिंदु के अंतर्गत करेंगे। और ब बिंदु के अंतर्गत हम क्या करेंगे, संगम युग, और संगम युग के अंतर्गत क्या करेंगे, हम संगम साहित्य और संगमकालीन जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी, उनका अध्ययन करेंगे। इसको भी मैं बीच में शुद्ध कर देता हूँ आप, ताकि उसमें कन्फ्यूज न करें। तो यही स्थिति राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ये इसमें भी आएगी, आपके संगम युग में भी ये चीज़ आएगी। संगम जो साहित्य था, इसमें यद्यपि जो पुराने पाठ्यक्रम में था, ये जो उसमें, क्योंकि संगम साहित्य में जो वर्णन है वो उस समय जो दक्षिण के 3 प्रमुख राज्य थे, चेर, चोल और पांड्य, उनका वर्णन है। लेकिन हमारा जो नया सिलेबस है उसमें ये दे दिया गया है, संगम एज, संगम लिटरेचर, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, अर्थात संगम युग, संगम साहित्य
और राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति। तो इसका अध्ययन हम अपने इस प्रथम जो हमारा प्रश्न पत्र है इतिहास विषय का, इसका अध्ययन हम इनके अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।